लेखा अर्थात जूही की बेटी अब 4 साल की हो गई। आजकल बहुत बातें करने लगी है। तोतली बोली में नानाजी मुकेश से बहुत सवाल पूछती है। नानाजी भी प्रसन्न होकर बड़े धैर्य के साथ सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। आजकल लेखा के साथ उनका समय बहुत अच्छा बीत रहा है। उनकी तबीयत भी पहले से अच्छी रहने लगी है, मगर अभी भी वो बाहर जाने से कतराते हैं। किसी से सामना हो जाए और सवाल कर दे, इस बात से डरते हैं। जूही की प्रगति और कार्य करने की शैली से आजकल मुकेश बहुत प्रसन्न रहने लगा है। बहुत कठिन परिस्थिति से जूझकर जिस तरह खड़ी हुई, उस बात से मुकेश और प्रतिभा दोनों गर्वित है। प्री नर्सरी स्कूल छोड़कर अब किंडरगार्टन में एडमिशन के लिए रोज मेरी कॉन्वेंट में ले जाना है लेखा को। इसीलिए तैयार होकर आज जूही पहले स्कूल जाएगी, फिर लेखा को घर छोड़कर ऑफिस। लेखा को एडमिशन कराने के लिए सबसे पहले जूही जाकर स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर मेरी से मिली। जूही को देखकर सिस्टर मेरी ने उसका हार्टी वेलकम किया। जूही की पर्सनैलिटी है ही ऐसी कि सामने वाला प्रभावित हो ही जाता है। रोज मेरी कॉन्वेंट स्कूल जूही के घर से सबसे करीब है, इसीलिए इसी स्कूल को चुना उसने। सुबह लेखा को छोड़कर जूही ऑफिस निकल जाएगी और दोपहर को उसकी मोम प्रतिभा जाकर उसे ले आएगी स्कूल से, इसीलिए सबसे नजदीक का स्कूल चुना। सिस्टर के रूम में प्रवेश करके जूही ने उनको विश किया। गुड मॉर्निंग सिस्टर, आई एम जूही। मेरी बेटी लेखा का एडमिशन कराना है। सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सिस्टर मेरी। आपकी बेटी को केजी फर्स्ट में एडमिशन कराना है। इससे पहले कभी स्कूल गई है क्या? आई मीन नर्सरी पास कर ली क्या? जूही ने नर्सरी का मार्कशीट दिखाते हुए कहा। यस सिस्टर, मेरे पास नर्सरी की मार्कशीट आप देख लीजिए। मार्कशीट देखकर खुश होते हुए सिस्टर ने कहा, वेरी गुड, योर डॉटर इज इंटेलिजेंट। इसका एडमिशन हो जाएगा हमारे स्कूल में। इसके फादर का क्या नाम है और फादर क्या करते हैं? फादर साथ में क्यों नहीं आए? आजकल स्कूल में एडमिशन के लिए मदर फादर का भी एक तरह से इंटरव्यू लिया जाता है। एक साथ इतने सारे सवाल, वो भी फादर को लेकर, सुनकर जूही सकपका गई। वैसे तो मन ही मन तैयार होकर आई थी। उसने नॉर्मल होकर जवाब दिया, आई एम सिंगल मॉम सिस्टर मेरी। यू मीन इसके फादर से आपका डिवोर्स हो गया? नो सिस्टर, आई एम अनमेरिड। जूही की बात सुनकर सिस्टर मेरी को आश्चर्य हुआ, तो उसने कहा, फादर कोई तो होगा, तभी तो आपको बेटी हुई। आप उसके फादर का नाम क्यों नहीं बताना चाहती? स्कूल में एडमिशन के लिए तो फादर का नाम होना जरूरी है। आजकल ऐसा लॉ है कि सिंगल मॉम एंड सिंगल डैड बन सकते हैं, फिर उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, विनम्रता के साथ जूही ने कहा। प्रॉब्लम है मिस जूही, दूसरे बच्चों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। सब लोगों के मॉम डैड आएंगे पेरेंट्स मीट में, तो आपकी बेटी को सब बच्चे पूछेंगे, तब वो क्या जवाब देगी? सिस्टर, ये तो दूसरे बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बच्ची की प्रॉब्लम है। इसे मैं सॉल्व कर लूँगी, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर मेरी बेटी इस लायक है कि आपके स्कूल में एडमिशन पा सकती है तो उसे एडमिशन दीजिए प्लीज। जूही ने स्ट्रांगली अपनी बात रखी। एडमिशन तो मैं दे दूंगी, मगर आपकी बच्ची दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाएगी, क्योंकि बच्चे अपने डैडी के नाम पूछेंगे, वो बता नहीं पाएगी तो सब बच्चे उसे चिढ़ाएंगे। आपकी बच्ची को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आपको बच्चों को डिसिप्लिन में रखना आप लोगों का काम है। आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखिए, मैं अपनी बच्ची को सब कुछ समझा दूंगी। आप चिंता मत करिए, ऐसे में तो इस बच्चे का कहीं पर भी एडमिशन नहीं होगा। ऐसे बच्चे क्या एजुकेशन नहीं लेते हैं? ये तो गलत बात है। जूही ने अपना धैर्य बनाए रखा। बच्चों को हम डिसिप्लिन में रखते हैं, मगर बच्चे तो बच्चे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई शिकायत आए, तो इसके लिए जिम्मेदार आप ही रहेंगी। सिस्टर मेरी ने बात स्पष्ट की। आई एग्रीड, आप बच्ची को एडमिशन दे दीजिए, बस आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप केवल एकेडमिक परफॉर्मेंस देखिए, बाकी पर्सनल मैटर मुझे सॉल्व करने दीजिए। जूही ने हंसते हुए सिस्टर मेरी को दिलासा दिया। एक बात का ध्यान रखना, एकेडमिक परफॉर्मेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। ऐसे केस में हम बच्चों को स्कूल में नहीं रख पाते हैं, जिससे कि हमारे स्कूल का रिकॉर्ड खराब हो जाए। हमारा स्कूल पूरे शहर में बहुत फेमस है, एकेडमिक स्तर पर काफ़ी नाम है। हमारे स्कूल से बहुत से ब्राइट स्टूडेंट्स निकले हैं और देश विदेश में जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। सिस्टर मेरी की बात सुनकर जूही को लगा, अब इनको बता ही देना चाहिए कि मैंने कौन से स्कूल से पढ़ाई की है और मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा रहा, और मैंने हायर एजुकेशन कहाँ से लिया। सिस्टर, आपने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल का नाम सुना है? सुना ही होगा, दिल्ली का बहुत फेमस कॉन्वेंट स्कूल है। आप कह सकते हैं द मोस्ट फेमस स्कूल ऑफ दिल्ली। ऑफ कोर्स आई नो, बट व्हाई आर यू आस्किंग? बिकॉज आई वाज ए ब्राइट स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल। ऑल इंडिया में 10th और 12th मेरिट लिस्ट में नाम था मेरा। नो, सो नाइस। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आगे की पढ़ाई आपने कहाँ से की? नहीं, मैं इंटरव्यू नहीं ले रही हूँ,
क्यूरियोसिटी है इसीलिए पूछ रही हूँ। दिल्ली बिजनेस स्कूल से मैंने बीकॉम किया, उसके बाद लंदन बिजनेस स्कूल से एमबीए किया। ओह, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। आप क्या करती है? थैंक यू वेरी मच सिस्टर फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। मैं अभी उर्वशी इंटीरियर डिजाइन एंड कंपनी में जीएम के पोस्ट पर हूँ। माई फादर इज ए रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। Oh my God, your family background is so strong. What is your father name? Mukesh Oberoi. Oh, you are Mukesh Oberoi's daughter. You are so lucky. मुकेश ओबरॉय को कौन नहीं जानता। बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, उनसे सब कांपते थे, अपने जमाने के हीरो थे। अब कैसे हैं? कमिश्नर बनकर रिटायर हो गए हैं। आजकल तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती। वो तो बहुत ही फिट एंड फाइन थे, फिर तबीयत को क्या हो गया? बस यही फैमिली प्रॉब्लम, टेंशन में रहते हैं, मुझे लेकर सोचते हैं, रेखा को लेकर सोचते हैं, बस गुमसुम रहते हैं। मैं समझ गई, आपको प्यार में धोखा मिला, शादी नहीं हो पाई, इसीलिए आपके फादर टेंशन करते हैं। सच भी है, एक फादर को टेंशन होता भी है, बट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपकी जैसी बेटी सबको नहीं होती। आप अपने फादर को समझाइए, आप किसी बेटे से कम नहीं है, बेटी है इसीलिए क्यों इतनी चिंता करना। ठीक है कहा आपने सिस्टर, परंतु थोड़ी देर पहले आप भी तो मेरी बेटी को एडमिशन देने से मना कर रही थी। स्माइल देते हुए जूही ने कहा, हमारी सोसाइटी ऐसी ही है। एक लड़की को एडमिशन देने से अगर दूसरे पेरेंट्स को परेशानी हो तो हमारे स्कूल का नाम ही तो बदनाम होगा। हमें अपने स्कूल का परफॉर्मेंस देखना है, इसीलिए कई बार हम डरते हैं, वरना हमारी माता मरियम भी तो कुंवारी माता थी, उनकी तो हम पूजा करते हैं। माता मरियम की बात और थी, वो पवित्र थी, उनकी तुलना मेरे साथ नहीं होती। मैंने गलती की इसीलिए मैं माँ बनी, परंतु मुझे ये पता नहीं था कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे इस तरह धोखा देगा। खैर, बातें बहुत पुरानी हो गई। बातें पुरानी है मगर आपको परेशानी अभी भी है, आगे चलकर आपकी बेटी को भी परेशानी आएगी। मुझे जहाँ तक इंडियन सोसाइटी का पता है, इंडियन सोसाइटी में ऐसे बच्चों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। स्कूल में, कॉलेज में, नौकरी में, शादी में, सब जगह ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सबसे पहले तो फादर का नाम पूछा जाता है, बाद में मदर का नाम पूछा जाता है। एक बच्चे को जन्म देने में मदर का कितना बड़ा रोल है, मगर मदर सेकेंडरी हो जाती है। ये तो एक मदर के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, परंतु इस सोच को कौन बदलेगा? सिस्टर मेरी ने अपने विचार बता दिए। आप एक सिस्टर होकर भी समाज के इतने नियमों को जानती है, पर कैसे? जूही को क्यूरोसिटी हुई। मैं ऑर्फन थी, चर्च के बाहर पड़ी हुई मिली थी। एक सिस्टर ने मेरी परवरिश की। मैं मिशनरी में पलकर बड़ी हुई। पता नहीं कौन मेरे माता पिता है। मैंने भी कदम कदम पर बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। बच्चे जब मेरे पिता का नाम पूछते थे तो मैं बता नहीं पाती थी। सब मुझे चिढ़ाते थे, मैं रोती थी। इसीलिए जब बड़ी हुई तो मैंने समाज शास्त्र विषय लेकर एमए किया था, ताकि मैं समाज के बारे में अच्छी तरह जान सकूं। कहते कहते सिस्टर मेरी की आंखों में नमी तैरने लगी। ओह सो सैड, सुनकर बहुत दुख हुआ। इसीलिए आप मेरी परेशानी को बहुत जल्दी समझ गई। आपकी परेशानी अलग थी, मेरी परेशानी अलग है, मगर एक जगह समानता है। मेरी बेटी भी अपने डैड के नाम से कभी नहीं बता पाएगी। कहते कहते जूही भी भावुक हो उठी। आपकी कहानी सुनकर मुझे आपसे लगाव हो गया। मैं समझ सकती हूँ कि आप कितने दर्द भरे रास्ते से गुजरे हैं। आपकी बेटी की चिंता मत करिए, उसका ध्यान मैं रखूंगी। अपने सारे स्टाफ को समझा दूंगी ताकि उसको कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आपकी बेटी हमारी स्कूल से 12th क्लास पास करके निकल सकती है, फिर आगे की एजुकेशन के लिए जहाँ जाना चाहे जा सकती है। मैं गॉड से प्रे करूंगी कि आपकी बेटी अपने जीवन में सफल हो। आज से आपकी बेटी मेरी बेटी की तरह है। जिस तरह सिस्टर जेनिफर ने मेरी परवरिश करके मुझे इस लायक बनाया, उस तरह मैं आपकी बेटी का हमेशा ध्यान रखूंगी। सिस्टर मेरी के मन में जूही और उसकी बेटी के लिए दया भाव भर आया। एक थैंक यू कहकर मैं आपका रिस्पेक्ट कम नहीं करूंगी सिस्टर। आज से मेरे मन में आपके लिए बहुत सम्मान बढ़ गया है। मैं निश्चिंत हो गई। मेरी बेटी आपके स्कूल से सफल होकर निकलेगी और मेरी भी कोशिश यही रहेगी। कब से भेजूं मैं अपनी बेटी को स्कूल? आज थर्सडे है, आप मंडे से अपनी बेटी को स्कूल भेज सकती हैं। भावुक होकर अचानक जूही ने सिस्टर मेरी का दाहिना हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, डूबते को तिनके का सहारा मिलता है, वैसे ही मेरी बेटी को आपका सहारा मिल गया। आप उसकी दूसरी मदर है। मेरी चिंता कम हुई। 12th पास करने के बाद आगे क्या होगा देखा जाएगा। जो भी होगा मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ, मगर 12th तक मैं निश्चिंत हूँ। मैं आपका यह एहसान, ये प्यार कभी नहीं भूलूंगी सिस्टर मेरी। अगर मेरे लायक कभी कोई काम होगा तो अवश्य बताना, करके मुझे बहुत खुशी होगी। जूही की आंखों में 2 बूंद आंसू छलक कर गालों पर आ गिरी। अफकोर्स कोई काम होगा तो आपको जरूर याद करूंगी। आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ? जब तक आपकी बेटी मेरे पास है तब तक तो आपकी बेटी मुझे आपको भूलने नहीं देगी। आप जैसी एक स्ट्रॉन्ग लेडी को मैं भूल भी नहीं सकती।
मैं यही चाहती हूँ हमारे समाज की लड़कियाँ आपके जैसे स्ट्रॉन्ग हो, नॉट ओनली एजुकेटेड फिजिकली एंड मेंटली दोनों रूप से स्ट्रॉन्ग हो मगर हमारे हिंदुस्तानी समाज के कुछ संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के साथ स्ट्रॉन्ग हो तो बेहतर होगा। हमारे समाज में कुछ कुछ संस्कार भी व्याप्त जिसे दूर करना भी उनकी एक जिम्मेदारी होगी। क्या सही है क्या गलत है उन्हें समझना होगा। ना समझे में या फिर जिद में मेरी जैसी गलतियां ना करे, मैं यही सबसे कहूंगी और जीवन भर कहती रहूंगी। अपनी सोसाइटी के कल्चरल वैल्यू को हमेशा समझे और बनाए रखे, पाश्चात्य सभ्यता के पीछे अंधाधुंध न दौड़े। मैं अपनी लड़की को भी यही शिक्षा दूंगी ताकि मुझ जैसे किसी से धोखा न मिले। कहते कहते जूही की आंखों में एक चमक सी आ गई। बहुत इंस्पिरेशन थॉट है आपके पास। अगर फुर्सत हो तो आपको एक बात कहना चाहती हूँ। ऑफकोर्स कहिए सिस्टर। मंथ में एक बार आकर आप अपने थॉट हमारे बच्चों से शेयर करें तो हमें बहुत खुशी होगी। खुशी से लगभग उछलते हुए जूही ने कहा, मैंने अभी कहा था मेरे लायक कोई काम हो तो अवश्य कहिएगा। कहते ही देखिए मुझे काम मिल गया। मैं एवरी मंथ आपके स्कूल के लिए समय निकालूंगी। आपने मुझे दिन बता देना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। थैंक यू वेरी वेरी मच सिस्टर मुझे ये मौका देने के लिए। मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। यू आर हार्टली वेलकम। थैंक यू वंस अगेन सिस्टर। ठीक है अब मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है। जब भी मौका मिलेगा आपसे मिलने अवश्य आऊँगी। सिस्टर मैरी ने मुस्कुराकर शेक हैंड किया और जूही को विदा किया। सिस्टर मैरी से इतना अपनापन पाकर आज जूही के तन मन को एक पॉजिटिव एनर्जी मिली जिसके कारण उसके कदमों में भी जोश आ गया। वो खुशी खुशी स्कूल से निकल पड़ी। चलते चलते वो मन ही मन सोचने लगी, दुनिया में कुछ प्रतिशत ऐसे इंसान भी है जो औरों के दुख दर्द को अपना बना लेता है। तभी आज मुझे सिस्टर मैरी का सहारा मिला। दुनिया के सब लोग एक जैसे नहीं होते। अगर ऐसा होता तो दुनिया सुचारू रूप से कभी चलती ही नहीं। परंतु एक बात तो पक्की है, दर्द भरे रास्ते से गुजरकर ही इंसान औरों के दर्द को समझता है। जैसे सिस्टर मेरी ने मेरे और मेरी बेटी के दर्द को समझा, क्योंकि वो स्वयं भी बचपन से इस दर्द को जी रही है। सोचते सोचते कार के पास आकर अपनी सोच को विराम चिन्ह लगा दिया और अपनी बेटी के साथ कार में बैठ गई। पार्टी से लौटकर आदित्य के मन में न जाने ऐसी कैसी बेचैनी होने लगी। बार बार आंखों के सामने जूही का चेहरा उभर आता और दिल में हुक सी उठती। उर्वशी और राघवेंद्र से तो उसे कोई परेशानी नहीं है, मगर जूही को दोनों के साथ बहुत खुश देखकर न जाने क्यों उसका मेल ईगो आहत हो उठा। मन ही मन बहुत सी बातों के जाल फंसता जा रहा था। इसका अर्थ ये है कि जूही उर्वशी की कंपनी ज्वाइन करके बहुत खुश है। उसके चेहरे से लग भी रहा था वो बहुत खुश है। उसको मेरी परवाह ही नहीं है। मुझसे अलग होकर बिंदास और मस्त होकर जिंदगी जी रही है। मुझे तो लगा था कि वो टूटकर बिखर जाएगी, मगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने तो सोचा था मुझे देखकर पुरानी बातें यादें करेगी और रोएगी, मगर उसके चेहरे से तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पुरानी बातें उसे याद भी है। उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं कुछ भी नहीं जान पाया। क्या सचमुच उसने मेरे बच्चे को जन्म दिया या फिर अबॉर्शन करा लिया? कुछ भी तो जान नहीं पाया। जानूं भी तो कैसे? उसने जानने ही नहीं दिया। नहीं उर्वशी से कोई बात पता चल सकती है। ऐसा लगता है उर्वशी ने उसे बहुत प्रोटेक्शन दे रखा है। राघवेंद्र से भी वो बहुत खुलकर बात कर रही थी, मगर मुझसे बात करने में कतरा रही थी। सच ही है, क्यों करेगी मुझसे बातें? मैंने भी तो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। फिर क्यों मैं उसकी उम्मीद लगाकर बैठा हूँ? मुझे उसकी खुशी देखकर खुश होना चाहिए, मगर दिल में दर्द क्यों उठ रहा है? क्या अभी मुझे उससे प्यार है? मगर कैसा प्यार? बीच मझधार में मैंने उसे छोड़ दिया था, कभी खबर भी नहीं ली। इस हाल में जी रही है। मेरा प्यार सच्चा है क्या? हाँ शायद, तभी तो सबके साथ हंसते मुस्कुराते देखकर दिल में हुक सी उठ रही है। तमाम बातें सोचते सोचते उलझन इतनी बढ़ गई कि आदित्य बैठकर कई पैक पी गया। पार्टी में उसने शराब को छुआ भी न था, मगर घर में आकर स्वयं पर कंट्रोल नहीं रख पाया। नशा इतना चढ़ गया कि सोफे पर बैठे बैठे ही सो गया। आदित्य की सोच देखकर तो लगता है पढ़ लिख कर भी पुरुषों में अब तक वैचारिक बदलाव बिल्कुल भी नहीं आया। वही मेल ईगो, वही औरतों को कमतर समझना, कमतर क्या औरतों को अपनी संपत्ति समझना। अगर सचमुच जूही से प्यार है तो उसे खुशी होकर आदित्य को भी खुश होना चाहिए था, बजाय ये सोचने की जूही टूटकर बिखर जाएगी। जूही अगर टूटकर बिखर जाती तो क्या आदित्य का मेल ईगो संतुष्ट हो जाता? शायद नहीं, और शायद हाँ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इन मर्दों का तो समझना बहुत मुश्किल है। लोग तो कहते हैं औरतों को समझना मुश्किल है, परंतु यहाँ तो ये स्पष्ट हो रहा है कि मर्दों को समझना बहुत मुश्किल है। उनके प्यार को समझना बहुत मुश्किल है। अचानक बेटा निर्भय नींद से जाग उठा और पापा को ढूंढने लगा। जब पापा को नहीं देखा तो जोर जोर से रोने लगा, पापा पापा अब कहाँ है? मैं अकेला हूँ, मुझे डर लग रहा है।
रोते रोते वो बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गया तो देखा पापा बैठे बैठे सो रहे हैं। पापा को जोर से हिला हिला कर रो रहा था वो। निर्भय की रोने की आवाज कानों में पड़ी तो धीरे धीरे आदित्य को होश आया तो देखा सामने खड़ा होकर निर्भय रो रहा है। उसने निर्भय को उठाकर गोद में बैठा लिया और चुप कराने लगा। पापा यहीं पर है बेटा, पापा कहीं नहीं गए। नहीं रोते, अच्छे बच्चे रोते नहीं, चलो हम आपको सुला देते हैं। निर्भय पापा का गला दोनों हाथों से जोर से जकड़ लिया और कंधे पर सर रखकर सुबकने लगा। पापा आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? दादी कह रही थी आप पार्टी में चले गए थे, मुझे लेकर क्यों नहीं गए? आप मुझे छोड़कर क्यों गए? ठीक है, आगे से हम अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे साथ लेकर जाएंगे। अब आप रो मत, सो जाओ बेटा। निर्भय को गोद में लेकर पीठ में थपकी देकर ठहलते हुए मन ही मन आदित्य सोच रहा था, नहीं अब और मुझे बहुत समय तक निर्भय से दूर नहीं रहना है। ऑफिस का काम खत्म होते ही घर आना है। मेरे लिए इंतजार करता रहता है निर्भय। एक तो मम्मी को बहुत मिस करता, ऊपर से मैं भी साथ नहीं हूँ तो बहुत दुखी हो जाता है। अब मुझे बिजनेस पार्टी वगैरह ज्यादा अटेंड नहीं करना है। धन दौलत तो बहुत है, धन दौलत जिंदगी से बढ़कर नहीं है। जूही को लेकर भी मुझे बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। वो खुशी से अपनी जिंदगी जी रही है, जीने दो। मुझे अब निर्भय को लेकर जिंदगी का सफर अच्छे से तय करना है। कभी जूही मिल जाएगी तो उसे अवॉइड करना पड़ेगा। इधर पार्टी से लौटकर जूही की आंखों में भी नींद नहीं थी। बार बार आदित्य का चेहरा सामने उभर कर आ रहा था। कैसा हो गया है आदित्य? कौन सा दुख है जो अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा है? आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, कितना दुबला पतला हो गया है, चेहरे पर रौनक ही नहीं। क्या अब भी उसके मन में मेरे लिए वही प्यार है? क्या अपनी गलती का एहसास होने के कारण उसके मन में अपराध बोध घर बैठा? हाँ, कहा भी तो था कि मेरे कारण ही वो उर्वशी को कभी अपना नहीं पाया मन से। एक दोराहे पर खड़ा है लगता है, जहाँ से किस रास्ते जाए समझ नहीं आ रहा। एक तो अपना बेटा निर्भय की जिम्मेदारी, कंपनी की जिम्मेदारी, मन में शांति नहीं तो इतनी सारी जिम्मेदारी उठाना भी तो आसान नहीं। उसका मन पुराना प्यार ढूंढता होगा, मगर मैं भी क्या करूं? मैं दोबारा उसके पास लौटकर नहीं जा सकती, ये संभव ही नहीं है। फिर भी मन न जाने क्यों सोचने लगता है उसके बारे में। क्यों मन इतनी चिंता करता है उसे लेकर? क्यों मन में हुक्सी उठती है उसे देखकर? क्या मैं भी उससे अभी भी प्यार करती हूँ? हाँ शायद, मगर आज की परिस्थिति ऐसी है कि मैं दोबारा वो गलती नहीं कर सकती जो एक बार कर चुकी हूँ। अब तो मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी बेटी लेखा के बारे में सोचना है। एक माँ का कर्तव्य अच्छी तरह निभाना है। उर्वशी अपनी शादी की पार्टी में शब के साथ साथ आदित्य को भी इनविटेशन कार्ड भेजा था, मगर आदित्य इस पार्टी में शामिल नहीं हुआ। आदित्य को पता था पार्टी में जाते ही जूही से मुलाकात हो जाएगी, फिर वही दिल का दर्द परेशान करने लगेगा। आजकल वो खुद जूही से सामना करने में कतराने लगा, क्योंकि उसे पता है जूही कभी भी उसे अपने मन का हाल जानने नहीं देगी। दर्द बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। उर्वशी की शादी की पार्टी में जाकर सबके सामने मजाक बनने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। बिजनेस वर्ल्ड के सब लोग आएंगे पार्टी में, सबकी नजरों में एक ही प्रश्न होगा, एक्स वाइफ की शादी में एक्स हस्बैंड आया है। खैर, बड़ी धूमधाम से उर्वशी की शादी हो गई राघवेंद्र से। उर्वशी के साथ साथ उसके माता पिता भी इस शादी से खुश है। बेटी को खुश देखकर उनको भी सुकून मिला। उर्वशी को ऐसा पार्टनर मिल गया जो उसके बिजनेस को चलाने में उसकी मदद कर सकता है। इस बात से उर्वशी के मॉम डैड निश्चिंत हो गए। पार्टी में जूही ज्यादा किसी को जानती नहीं, इसीलिए थोड़ी लोनलीनेस फील कर रही थी। उसकी नज़र किसी जान पहचान वाले को ढूंढ रही थी, शायद आदित्य को ढूंढ रही होगी। बचपन का प्यार है, भूलना इतना आसान तो नहीं। भले ही परिस्थिति के सामने इंसान घुटने टेक दे, मगर दिल तो मानता नहीं। दिल इतना चंचल होता है कि उसे समझना इतना आसान नहीं। जूही को पता है उसका रास्ता बहुत ही कांटों से भरा हुआ है। चलते चलते अगर पैर लहूलुहान भी हो जाए तो चलना पड़ेगा, और कोई रास्ता भी नहीं है। उर्वशी से इजाजत लेकर शादी खत्म होते ही जूही पार्टी से घर लौट आई। आकर देखा लेखा सो रही है। सोते हुए वो बिल्कुल छोटी सी एंजल लग रही थी। अपनी बेटी के बगल में लेटकर सोने की कोशिश करने लगी जूही, मगर आंखों में नींद नहीं। मन तो न जाने कौन सी अंधेरी गली में भटकने लगा। क्या मुझे आदित्य से लेखा के बारे में बताना चाहिए? मैं लेखा के साथ अन्याय तो नहीं कर रही हूँ? उसे अपने पापा के प्यार पर है, मगर मेरी जिद के कारण वो पापा से दूर है। बड़ी होकर जब भी पापा के बारे में प्रश्न करेगी तो क्या उत्तर दूंगी? उसका बार बार प्रश्न मुझे बार बार मेरे पुराने जख्म को कुरेद देगा। कब तक सच छुपा पाऊंगी लेखा से? मुझे आदित्य की बात मान लेनी चाहिए क्या? अगर मैं लेखा के कारण फिर से समझौता करना भी चाहूँ तो मेरे मॉम डैड कभी राजी नहीं होंगे। मॉम तो एक बार मान भी जाएगी, मगर डैड कभी नहीं मानेंगे। डैड को दोबारा दुख नहीं दे सकती, वैसे भी उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती। अपने लिए बहुत जी लिया, अब मुझे अपनी बेटी मॉम डैड के लिए जीना है। वैसे वो गाना अपने लिए तो क्या जिए जो जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए,
वो बिल्कुल सत्य है। कभी कभी दूसरों के लिए जीने में भी सुख मिलता है, अपने लिए जीकर तो कोई सुख नहीं मिला, और मैं बाकी जीवन के दूसरों के लिए जीना चाहती हूँ। सिस्टर मेरी ने तो अपनी जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि मेरी बेटी को भी अपनी बेटी मानकर अपना लिया। ऐसे कर्म से जो मानसिक संतुष्टि मिलती है वो किसी कार्य में नहीं है। मैं सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल में जाकर बच्चों में जीवन के प्रति जागरूकता पैदा करूंगी, उनको सिखाऊंगी कि जीवन के पथ पर उन्हें कैसे चलना है। अपने संस्कार संस्कृति के प्रति अपने कर्तव्य और मूल्यों को समझाऊंगी। बच्चों में ये जागरूकता पैदा करूंगी कि आज़ादी कीमती है, मगर आज़ादी को गलत अर्थ में ना ले। बड़ों का सम्मान करें, उनकी बातों को माने तो ही बड़ों को सम्मान देना होता है। बाकी जीवन में अपनी नौकरी और बच्चों पर समर्पित कर दूंगी। उसके बाद आदित्य को लेकर मुझे कुछ नहीं सोचना है। अगर सोचना ही है तो आदित्य उर्वशी का बेटा निर्भय के लिए सोचूंगी। वो भी तो एक बच्चा है, चाहे आदित्य का बेटा क्यों ना हो, मेरे लिए तो वो ईश्वर स्वरूप है। सुबह को जब प्रतिभा की नजर जूही पर पड़ी तो वो चौंक गई। क्या बात है जूही, चेहरा ऐसा बुझा बुझा सा क्यों लग रहा है? रात को अच्छी नींद नहीं आई क्या? किसी बात की टेंशन तो नहीं है? नहीं मोम, काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आजकल उर्वशी मैम छुट्टी पर है। एक तो काम, ऊपर से पार्टी वगैरह अटेंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जूही ने बहाना बना दिया ताकि मोम को कोई बात समझ में नहीं आए। तो एक दिन छुट्टी लेकर आराम क्यों नहीं कर लेती? आज ले ले छुट्टी। अभी मैं छुट्टी नहीं ले सकती मोम, अभी उर्वशी मैम छुट्टी पर और 10 दिन वो हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है, इसीलिए जब तक वो नहीं आ जाती सारी जिम्मेदारी मेरी है। सब ठीक हो जाएगा, आज आकर अच्छे से आराम कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम बस लेखा को संभाल लो, मेरी आधी टेंशन कम हो जाती है। तू लेखा की चिंता मत कर, बस अपना ध्यान रखना। ठीक है मोम, अब मैं चलती हूँ, समय हो गया। लेखा तैयार है ना? हाँ तैयार है, बुलाती हूँ, दूध पी रही थी। लेखा दौड़कर आई और अपनी माँ की अंगुली पकड़कर बोली, मैंने सारा दूध पी लिया मम्मा, अब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी ना तुम्हारी तरह। वेरी गुड मेरी लवली परी, ऐसे ही रोज दूध पिया करो तो मेरी तरह स्ट्रॉन्ग हो जाओगी। ओके मम्मा, मैं रोज दूध पीऊंगी, नानी को कभी परेशान नहीं करूंगी। प्यारी प्यारी बातें सुनकर जूही ने लेखा के माथे पर एक चुम्बन देते हुए कहा, मेरी समझदार परी, चलो अब चलते हैं, समय हो गया है। फुदकती हुई लेखा ने कहा, आई एम रेडी, लेट्स गो मम्मा। जूही लेखा का हाथ पकड़कर गाड़ी की ओर जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी, आज से केवल अपनी ड्यूटी के बारे में सोचना है। समाज के प्रति भी मेरी एक ड्यूटी है जिसे निभाना है। डैड ने तो पूरा जीवन इस समाज के लिए लगा दिया, मेरे कारण डैड को बहुत मानसिक आघात लगा। अब मैं उनका मनपसंद कार्य करके उनको थोड़ी सी खुशी तो दे ही सकती हूँ। अब आदित्य के बारे में नहीं सोचना है, आदित्य मिलेगा तो उसे अनदेखा करके ही निकल जाना है, इसी में भलाई है। वैसे भी दोबारा मेरे जीवन में आकर उथल पुथल मचाने वाला वो होता कौन है? उफनती नदी पार करके मुझसे किनारा मिल गया तो क्या मैं पलट के उस नदी को देखूं? बस बहुत हो गया, किसी भी हाल में खुद को कमजोर नहीं करना है। मन में एक दृढ़ निश्चय लेकर जूही ने अपने कदम आगे की ओर बढ़ा दिए। हनीमून से लौटकर इन दिनों उर्वशी पहले से ज्यादा और खूबसूरत व खुश नजर आने लगी। जो सच्चा प्यार उसे आज तक नहीं मिला वो राघवेंद्र से मिला। उसका चमकता हुआ चेहरा इस बात को बयां कर रहा था। हनीमून के इस खुशनुमा पल को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर रखा अपने दिल के कैनवास में, ये उसकी आंखें बयां कर रही थी। ऑफिस आते ही सबसे पहले उसे जूही की याद आई, क्योंकि जूही ने उसकी अनुपस्थिति में कंपनी को जिस सफलता के साथ ऊंचाइयों पर ले गया, आते ही उसे पता चल गया। आज उसने जूही को नहीं बुलाया, खुद ही चलकर जूही के केबिन तक आई, जूही को सरप्राइज देने के लिए। दरवाजे के पास आकर धीरे से कहा, मैं आई कम इन मैडम। एक जानी पहचानी सी आवाज जूही के कानों में पड़ी। वो किसी काम में बहुत व्यस्त थी। आंखें उठाकर देखा, दरवाजे के पास उर्वशी खड़ी थी। जूही अब पलक देखती रही उसके निखरे निखरे रूप को, खुशी से दमकते चेहरे को। क्या हुआ, क्या देख रही हो? मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए उर्वशी ने कहा। उर्वशी की बात सुनकर जूही हड़बड़ाकर उठकर खड़ी हो गई। बिना बुलाए भी तो आ सकती है, आपका ही ऑफिस है, परंतु ये तो केबिन तुम्हारा ही है, मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हारी अनुमति के बिना कैसे आ जाऊं? ये तो ऑफिस डेकोरम के खिलाफ होगा। वैसे तुमने ये नहीं बताया कि एकटक मुझे क्यों देख रही थी? आज तो आप पहले से ही अधिक ब्यूटीफुल और स्मार्ट लग रही है। अगर शायराना अंदाज में कहे तो बहुत हसीन लग रही है। क्या हनीमून का असर है? लगता है राघवेंद्र जी ने जादू कर दिया। हंसते हुए जूही ने कहा, उनके प्यार का जादू है जो सर चढ़कर बोल रहा है, इसीलिए तो मैं निखर निखर गई, संवर गई। आज आप नहीं, मेरी फ्रेंड की तरह बात करो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, इसीलिए आई हूँ, कहकर उर्वशी खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या बात करनी है? हनीमून के बारे में। तो मैं फ्रेंड के नाते पूछ ही लेती हूँ, कैसा रहा हनीमून ट्रिप? वैसे हंसी की गूंज बता रही है कि मेरी सहेली स्वर्ग की वादियों से अभिसार करके आ रही है। जूही भी खिलखिला पड़ी। अमेजिंग, आई कांट
डिस्क्राइब यू। राघवेंद्र के प्यार में जबरदस्त खिंचाव है। मैं पूरी तरह खुश और संतुष्ट हूँ। इतने वर्षों के बाद आज मुझे इतना सच्चा प्यार मिला है। उनकी बाहों में समाकर मैं सारी दुनिया भूल जाती थी। तुम्हारे कारण मैं बहुत निश्चिंत भी थी। मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम कंपनी को बहुत आगे ले जाओगी। तुमने वो करके दिखाया। आई एम प्राउड ऑफ यू जूही माई फ्रेंड। मैं तुम्हें खुश देखकर खुश हूँ। नसीब वाली हो कि तुम्हें सच्चा प्यार मिला। प्यार का जुनून कम मत होने देना। नेवर माई डियर। राघवेंद्र को मैं एक पल के लिए दूर जाने नहीं देना चाहती। उससे दूर रहना तो अब नामुमकिन है। तुमने सही कहा था मुझे कि राघवेंद्र भरोसे लायक इंसान है। रियली तुम इंसान को पहचानने में बहुत माहिर हो। फिर कैसे तुमने आदित्य को समझने में गलती की? आदित्य की बातें निकाल कर क्यों खुशनुमा माहौल को गमगीन बनाना चाहती हो? जाने दो ना, वो तो बीता हुआ कल है। हम आज को एंजॉय करते हैं। आदित्य की बात को जूही याद नहीं करना चाहती, इसीलिए टाल दिया। नहीं जूही, तुम्हें देखकर कभी कभी बहुत दुख होता है और तब आदित्य की याद आती है। मुझे लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है, मगर परिस्थिति के हाथ में विवश एक खिलौनों की तरह नाच रहा है। अगर प्यार करता भी है तो उसे याद करने का क्या फायदा? बीता हुआ पल लौट कर तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आ सकता? बीता हुआ पल ना सही, वर्तमान को सुखी तो बनाया जा सकता है। तुम एक बार मन को समझाकर देखो जूही, बहुत सारी जिंदगियों में खुशी आ जाएगी। अभी इस टॉपिक को यहीं बंद करो ना उर्वशी प्लीज। इस बारे में अभी मुझे सोचना नहीं है। मैंने मन ही मन ये निर्णय लिया है। मुझे अपने लिए ना सही दूसरों के लिए जीना है। अच्छा ठीक है, इस बारे में बात नहीं करते, परंतु जिस बारे में बात करने आई है वो बात तो बताना ही भूल गई। कौन सी बात? मेरी अनुपस्थिति में तुमने कंपनी को जिस दक्षता के साथ प्रॉफिट दिलाई वो काबिले तारीफ है। इसी खुशी में मैं तुम्हें एक हफ्ते की छुट्टी देती हूँ। तुम अब एक हफ्ते आराम करो और अपनी बेटी और मॉम डैड के साथ रहो। वैसे भी तुम्हारे चेहरे पर थकान नजर आ रही है। बहुत प्रेशर था तुम्हारे ऊपर। अब कहीं घूमने जाना है तो अवश्य अपने परिवार के साथ घूम आओ। तुम डिसाइड करके जगह का नाम बता देना, मैं टिकट और रिसोर्ट बुक करा दूंगी। उसकी चिंता तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है। तुम आज ही छुट्टी पर जाओगी। मेरे साथ एक कप कॉफी पी लो और फिर निकल जाना। उर्वशी की बातों पर जूही के कानों को यकीन नहीं हुआ। वो अपलक उर्वशी को देखने लगी। टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा? मैं तुम्हें एक हफ्ते की छुट्टी दे रही हूँ। दोबारा कह रही हूँ। और कहकर मुस्कुरा पड़ी खुशी से उर्वशी। थैंक्स कहकर तुम इस ग्रेटनेस का डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगी। यू आर जस्ट ग्रेट माई फ्रेंड। उर्वशी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा जूही ने। अपनी खुशी संभाल नहीं पाई, इसीलिए उसकी आंखें नम हो गई। जूही को अचानक घर में देखकर एक क्षण के लिए प्रतिभा डर गई। फिर आज जल्दी आ गई घर। आज क्या बात हो गई? कहीं फिर से नौकरी रिजाइन तो नहीं कर दिया? पता नहीं ये लड़की क्या करती रहती है। उसके मन में क्या चलता रहता है? आजकल के बच्चों को समझना बहुत मुश्किल है। क्या हो गया मोम? मुझे एकटक देख रही हो? क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। नहीं मोम, कोई बात तो है। मुझे देखकर खुश होने की बजाय दुखी दिख रही हो। बताओ ना क्या सोच रही हो? तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? फिर कहीं नौकरी छोड़कर तो नहीं आई? यही सोच रही थी। मुझे पता था तुम यही सोच रही हो। मुझे लेकर न जाने क्या क्या सोचती रहती हो तुम। क्यों सोचती हो इतनी बातें? तुम्हें और डैड को समझा समझा कर मैं हार गई। तुम्हारी जूही अब पहले जैसी नहीं रही मोम। चिंता करना छोड़ दो। उर्वशी की इतनी अच्छी कंपनी में कभी नहीं छोड़ूंगी मोम। तुम अगर सारी बातें सुनोगी तो खुशी से उछल पड़ोगी। खुशी से उछलने वाली कौन सी बात है? मुझे एक वीक की छुट्टी दी है उर्वशी ने। जूही की बात सुनकर सचमुच बहुत खुश हो गई प्रतिभा और खुश होकर बोली, क्या एक वीक की छुट्टी? किस लिए? किस खुशी में? उर्वशी के जाने के पश्चात उसकी कंपनी की क्वार्टरली रिव्यू का रिजल्ट आया जिसमें कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ। उर्वशी बहुत खुश है। उसकी अनुपस्थिति में मैंने सब कुछ अच्छे से संभाला है और कंपनी को प्रॉफिट दिलाया। दूसरी खुशी ये है कि राघवेंद्र के साथ स्विट्जरलैंड बहुत ही वैल्यूबल टाइम स्पेंड किया। राघवेंद्र के साथ वो बहुत खुश है। मुझे कहा तुम मॉम डैड और बेटी को लेकर कहीं घूमने का प्लान बनाओ। टिकट और रिसोर्ट मैं बुक करा दूंगी। जूही की बात सुनकर आश्चर्य से प्रतिभा की आंखें फटी की फटी रह गई। सचमुच बहुत अच्छी लेडी है उर्वशी। उसके साथ भी आदित्य निभा नहीं पाया। मोम भूल जाओ आदित्य को। बीच में उसकी बात लाकर खुशी में खलल पैदा मत करो। मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। बार बार क्यों याद दिलाती हो? होगी कोई उनके बीच की प्रॉब्लम। हमें क्या करना है? तुम ये बताओ कहाँ जाना चाहती हो? डेट से भी पूछ लेना, फिर तय करके बता देना। हम चलते हैं।
कहीं घूमने के लिए, डेट का मन भी बहल जाएगा। तेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं रहती, घूम पाएंगे क्या? हम प्लेन में जाएंगे, रिसोर्ट में 5 स्टार होटल में ठहरेंगे, मैं साथ में हूँ ना, प्रॉब्लम नहीं होगी कोई। ठीक है, बात करती हूँ तेरे डैड से। लंच में क्या खाएगी तू? आज घर में है तो कुछ तेरे मनपसंद डिश बना देती हूँ। तुम दोनों ने क्या खाया मोम? लेखा ने क्या खाया? कहाँ है लेखा? मेरी आवाज़ सुनकर भी नहीं आ रही है। लेखा अभी सो रही है। हम दोनों ने तो दाल, आलू मटर की सब्जी, रोटी खाई। तेरे पापा के लिए कम तेल मसाले की सब्जी बनाई थी। लेखा के लिए उसका मनपसंद पनीर के पराठे बनाए थे। दाल और सब्जी रखी है ना मोम? बस 2 रोटी बना दो, मैं वही खा लूंगी। अभी और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। आज घर पर हूँ तो बैठकर थोड़ी देर बातें करते हैं, वरना बात करने का समय कहाँ मिलता है। घर आते ही लेखा को लेकर बिजी हो जाती हूँ। तू बैठ, 2 रोटी सेक कर सब्जी, रोटी, दाल लेकर आती हूँ, यहीं ड्राइंग हॉल में बैठकर खा लेना बातें करते करते। अंजलि कब तक छुट्टी पर है माँ? तुमसे बताकर गई होगी। मुझसे तो उसने कुछ नहीं कहा। वैसे भी किचन और घर के काम की सुपरवाइजर तो तुम ही हो। खुश होकर हंस पड़ी जूही। हाँ, बताकर गई है, 2 दिन की छुट्टी के लिए विनती कर रही थी। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? बता रही थी सासू माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, इसीलिए छुट्टी चाहिए। सच क्या है वे तो वही जाने। सच ही बताया होगा, भरोसा क्यों नहीं करती हो? इन भाइयों को क्या भरोसा, झूठ भी बोल सकती है। अंजलि ऐसी नहीं है माँ, चलो जो भी हो, परसों तो आ ही जाएगी। बहुत भूख लगी है, लाओ रोटी सब्जी। खाते खाते जूही ने प्रतिभा से पूछा, मोम तुम्हें कहाँ जाने की इच्छा है? तुम जहाँ जाना चाहती हो, जा नहीं पाई उसी जगह जाएंगे हम। प्रतिभा को जवाब देती इससे पहले ही ड्राइंग रूम में आते आते मुकेश ने पूछा, कहाँ जाने की बात हो रही है? कौन जा रहा है? आज जूही जल्दी आ गई ऑफिस से। सब ठीक तो है ना बेटा? आज जूही को उर्वशी ने छुट्टी दे दी 1 सप्ताह की, इसीलिए जूही प्रोग्राम बना रही है कहीं घूमने जाने का। तुम भी बताओ, तुम्हारा कहाँ जाने का मन है? प्रतिभा ने जवाब दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम तीनों घूम कर आओ, मैं अकेला रह लूंगा घर में। डैड, आपको अकेले छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप जाएंगे तो ही हम जाएंगे। उर्वशी ने सारा खर्चा देने का वादा किया है, फिर ऐसा मौका क्यों हाथ से जाने देते हैं? तुम बताओ, तुम्हारी कौन सी मनपसंद जगह है? वैसे भी तुम थोड़ा बाहर निकल जाओगे तो फ्रेश हो जाओगे, तबीयत भी अच्छी लगेगी। दिन भर घर में बैठे रहते हो, बाहर जाने की बात करते हैं तो मना कर देते हैं। बाहर जाने की जरूरत ही क्या है, घर में हमारी परी है ना। स्कूल से आने के बाद उसके साथ खेलना, होमवर्क करना, समय कहाँ से निकल जाता है पता ही नहीं चलता। उसकी बातें सुनकर ही मेरा मन खुश हो जाता है। हमारा मन है डैड जाने का, आप मना मत करना। इतना अच्छा मौका मिला है, काम करते करते मैं भी थक गई, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहती हूँ। लेखा भी खुश हो जाएगी। जूही ने पापा से रिक्वेस्ट की। अच्छा, जाना ही है तो गोवा चलो। एक बार गोवा गए थे जब तुम बहुत छोटी थी, कुछ याद भी नहीं होगा अच्छे से। इस बार चारों मिलकर खूब मजा करेंगे। गोवा के बीच अभी भी बहुत अच्छे लगते हैं। रेत पर बैठकर लहरों को देखते रहो, रेत के घरौंदे बनाओ। इस बार तो हमारे साथ परी है, उसके साथ बैठकर रेत के घरौंदे बनाएंगे। कहते कहते मुकेश के चेहरे पर खुशी की किरणें बिखर गई, जिसे देखकर खुशी खुश हो गई। ठीक है डैड, तो पक्का रहा, हम गोवा जा रहे हैं। मैं उर्वशी को सब बता देती हूँ, वही टिकट बुक करेगी, रिसोर्ट पे बुक करेगी। डैड के चेहरे पर हल्की सी खुशी की किरण देखकर खुशी से जूही की आंखें भी नम होने लगी। रिसोर्ट में ठहरेंगे हम? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी उर्वशी तो बहुत बड़े दिल की निकली। मुकेश ने प्रसन्नता जाहिर की। हाँ डैड, बहुत अच्छे दिल की है, उसका दिल बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, फिर हम परसों निकलेंगे। जल्दी जल्दी तैयारी कर लेते हैं। लेखा के स्कूल जाकर कल मैं प्रिंसिपल सिस्टर मैरी से मिलकर छुट्टी ले लूंगी। सबकी बातें सुनकर लेखा की नींद टूट गई। वह दौड़कर ड्राइंग रूम में आई और मोम से लिपट गई। मोम, आज आप जल्दी आ गई, मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं आपसे बात करूंगी। अरे अरे, मेरी परी मुझसे नाराज हो गई, सॉरी बेटा। मैंने सोचा आप सो रही होगी, इसीलिए नहीं बुलाया। पता है हम परसों घूमने जा रहे हैं, आपको बहुत मजा आएगा ना घूमने में। सच? हम कहाँ जा रहे हैं मम्मा? नाना नानी भी जा रहे हैं, माँ के गले में बाहें डालकर प्यार से पूछा लेखा ने। हम गोवा जा रहे हैं बेटा, सब मिलकर जा रहे हैं, बहुत एंजॉय करेंगे 1 वीक। नो पढ़ाई नो स्कूल, ओनली खेल और खेल, घूमना घूमना, ठीक है ना मेरी परी? मम्मा दिन भर आपके साथ रहेगी। गोवा क्या स्वर्ग है, आप कह रही हो बहुत मजा आएगा। नानी एक दिन कहानी में बता रही थी, स्वर्ग में जाने में बहुत मजा आता है। नन्ही लेखा ने मासूमियत से प्रश्न किया। लेखा का मासूम प्रश्न सुनकर जूही हंसे बिना न रह सकी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, धरती का स्वर्ग है, बहुत खूबसूरत है।
जब हम जाएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है मम्मा, हम सुरंग में जाकर खूब मस्ती करेंगे। खुशी से लेखा अपनी मम्मा की अंगुली पकड़कर नाचने लगी और खुशी-खुशी मन में एक अथाह उत्साह लिए जूही अपने परिवार के साथ गोवा के लिए निकल पड़ी। बहुत समय के पश्चात आज ऐसा लग रहा है जैसे वो जिंदगी को एक नए ढंग से जी रही है। केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए जी रही है। जिस मॉम डैड को उसने कभी बहुत दुख दिया था, उनके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी के फूल खिलाने के लिए आज उसके मन में चाहत के साथ-साथ उत्साह का अथाह समुद्र भी है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का नेक्स्ट भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।